जी नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 को, फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, हाउ द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर ट्रॉफिक टू अदर पर्टिकुलर ट्रॉफिक। दैट्स मीन एक यानी कि लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से लिविंग में किस तरीके से न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है उसके बारे में समझेंगे। आप लोग साइकिल प्रोसीजर से समझे कि कोई चीज यानी कि सर्कुलर वे में घूम रही है, ये मतलब है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्चुअल में क्या है मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल का। न्यूट्रिएंट साइकिल इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब हाउ न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम physical environment to the living organism एंड सब्सिक्वेंटली रिसाइकल्ड बैक टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। कहने का मतलब सिंपल ये है कि हम लोग यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सके। एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें ये बताता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है मूव कर रहे हैं किससे, एक फिजिकल एनवायरनमेंट से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसमें, फिजिकल एनवायरनमेंट की तरफ। मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर सपोज करो यहाँ पर मान लो कोई फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसने भेजा यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद इसने क्या किया, सिमिलरली उसी फिजिकल एनवायरनमेंट को किसी ना किसी प्रोसेस से बैक टू बैक यानी कि उसे को भेज दिया। तो मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वन स्टेप टू सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप टू फोर्थ स्टेप एंड फोर्थ स्टेप टू फाइव स्टेप, इस तरीके से एट द लास्ट प्राइमरी यानी कि फर्स्ट स्टेप से फिर से वो पहुंच जाएगा। तो मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग बीइंग में और लिविंग बीइंग से फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है। ये प्रोसीजर यानी ये जो सर्कल घूम रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, अब बात करते हैं this movement of the nutrients from the environment into plants and the animals again back to the environment is essential for life and it is vital function of the ecology ऑफ एनी रीजन। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम यानी कि इन्वायरमेंट से प्लांट में एंड अगेन यानी कि बैक टू इन्वायरमेंट में, एक बहुत ही इसेंशियल है किसके लिए, लाइफ के लिए, एंड इट इज वाइटल फंक्शन, एक बड़े स्तर पर यानी फंक्शन है किसका, इकोलॉजी का, किसी भी रीजन के अंदर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर in any particular environment to maintain its organism in sustained manner in nutrient cycle must be kept बैलेंस एंड स्टेबल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है किसी भी इन्वायरमेंट में मेंटेन करने के लिए कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सस्टेन मैनर में रह सके यानी कि सस्टेन कर सके, उसके अंदर न्यूट्रिएंट का यानी कि फ्लो यानी कि बैलेंस वे में रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। ये बात आप दिमाग में रखकर चलिए। फिर बात आती है कि न्यूट्रिएंट साइकिल is typically studied in terms of the specific nutrients which is nutrient in an environment having its own particular pattern of the cycle। कहने का मतलब यहाँ जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसे टिपिकल स्टडी मतलब एक बहुत ही ब्रॉड स्टडी में अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ यानी कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स यानी किसका फ्लो हो रहा है। जैसे अभी हम आगे बात करेंगे कार्बन का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आगे नाइट्रोजन का फ्लो कैसे हो रहा है, फिर सल्फर का फ्लो कैसे हो रहा है। ये सभी साइकिल्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, with which each nutrient in an environment having its own particular pattern, यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है किस तरीके से फ्लो करता है। जैसे कार्बन का फ्लो कुछ और होता है, सल्फर का फ्लो कुछ और होता है, नाइट्रोजन का फ्लो कुछ और होता है, किस तरीके से किस लिविंग बीइंग से या किस नॉन लिविंग बीइंग से यानी कि फर्दर आगे बढ़ता है। ठीक है, ये चीजें हमें जाननी चाहिए। अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल और कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि हम अगर बात करें इन सभी में से तो कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल जो है क्या है, इंपोर्टेंट साइकिल है हमारे लिए। और नाइट्रोजन जो साइकिल है वो दो, यानी कि दो साइकिल है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी यानी कि हमारे किसी भी लिविंग बींग्स को इसेंशियल बनाने के लिए आगे बढ़ाकर। ठीक है, both these cycles make up a essential part of overall soil nutrient cycle। कहने का मतलब सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का एक यानी कि सर्कल रहता है, एक साइकिल रहती है, चक्र रहता है, उसको इसेंशियल बनाने में, उसकी लाइफ जो है इसेंशियल, एक अच्छी लाइफ बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। देर आर देर आर मेनी अदर न्यूट्रिएंट साइकिल दैट आर इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत सारी अदर साइकिल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमारी इकोलॉजी में, जो इंक्लूड करके चलती है लार्ज नंबर ऑफ द ट्रेस मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये क्या है, जो यानी कि इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं डेट आर इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है इन इकोलॉजी, हमारी इकोलॉजी के, जो इकोलॉजी की मैंने पहले पढ़ाया था, पहला ही चैप्टर हमारा इकोलॉजी है, उसमें मैंने बताया था कि एक्चुअल में इकोलॉजी क्या है। तो उसके अंदर ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ द ट्रेस मिनरल
न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ द, यानी कि जो मिनरल्स हैं उनके बारे में, उनकी जो साइकिल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी कार्बन साइकिल कैसे काम करती है। जैसा कि आप देखते हैं पौधे क्या करते हैं, एक एसेंशियल एनर्जी उनको चाहिए होती है सन से। तो सन क्या करता है, उनको एसेंशियल एनर्जी अपने पास से देता है कि भैया ये एनर्जी मेरे से ले लो। और फिर क्या करता है, जो हम लोग रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी एनर्जी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये अपने अंदर क्या जमा करता है, कार्बोहाइड्रेट जमा कर लेता है। और आदमी क्या करता है, या लिविंग बींग्स या जो भी लिविंग बींग्स है उसे क्या करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को भक्षण करता है, मतलब उसको डाइट यानी कि डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। सिंपली अगर एक बात समझिए, पौधे को हमसे क्या जरूरत पड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और उसको यानी कि सन से एसेंशियल लाइट यानी कि एक एनर्जी की जरूरत पड़ी जिसे सनलाइट बोल सकते हैं। उसने क्या किया, ये चीजें हमसे ली, उसके फीडबैक में भी तो कुछ चीजें रेस्पिरेशन करके देगा हमें, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा उसने हमें क्या दिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा उसने हमें यानी कि क्या बोलते हैं, उसने हमसे यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा उसने हमसे क्या लिया, रेस्पिरेशन के मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लिया सन से। लेकिन उसने दिया भी कुछ, क्या दिया, उसने हमें ऑक्सीजन दिया। ये ऑक्सीजन क्या होती है, हम लोग यानी कि उसे यानी कि इनहेल कर लेते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं। ये प्रोसीजर जो है चलता रहता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि आप फैक्ट्रियों में ऑटोमोबाइल्स जितने भी यानी हमारी ऑटो फैक्ट यानी कि ऑटो, या जैसे मैं बात करता हूँ जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, फैक्ट्रियां कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही हैं। कुछ अमाउंट में हम भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। क्यों, यानी कि हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल यानी ऑक्सीजन करते हैं, एक्सहेल क्रिया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी चीजें इस बैलेंस वे में हो रही हैं कि इससे यानी कि पेड़ अपना भोजन पाता है। लेकिन पेड़ हमें क्या करता है, उन चीजों को देखिए सिंपल बात बताऊं, हम हैं तो पेड़ है, पेड़ है तो हम हैं। अगर इनमें से कोई नहीं रहा तो कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब एक खत्म हो तो दूसरा पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी पैरेलली यानी कि प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब मैं हूं तो तू है तो मैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है मतलब। ठीक है, बात समझ में। अब बात आती है टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि आखिरकार हमारी साइकिल के कितने प्रकार हैं उनके बारे में समझेंगे। बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द पीरियड, न्यूट्रिएंट साइकिल इज रिफर्ड टू अ परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल, यानी कि हमारे रिप्लेसमेंट के पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि किस समय पर कौन सी साइकिल रिप्लेस हो जाएगी, उसके पीरियड के अनुसार हम लोग यानी कि साइकिल को यानी कि दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला क्या है, परफेक्ट साइकिल। ठीक है, पहला है परफेक्ट साइकिल, दूसरा है इम्परफेक्ट साइकिल। ठीक है, दो समझ गए। अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल इज वन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड। कहने का मतलब एक परफेक्ट साइकिल जो है उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अ परफेक्ट साइकिल में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस एज फास्ट एज दे यूटिलाइज, मतलब जितने जल्दी उन्हें यूटिलाइज किया जाएगा उतने जल्दी यानी कि जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब वो जितनी यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी है, तो आप जल्दी से जल्दी न्यूट्रिएंट को क्या कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे। जिसमें देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द गैसेस साइकिल आर जनरली कंसीडर्ड एज परफेक्ट, यानी कि जितनी भी गैसेस साइकिल है उनको यानी कि परफेक्ट साइकिल में यानी कि माना गया है। इन कॉन्ट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल आर कंसीडर्ड द रिलेटिवली इम्परफेक्ट, यानी कि जितनी भी सेडिमेंट्री साइकिल हैं उनको क्या इम्परफेक्ट साइकिल में माना गया है, मतलब इनपरफेक्ट साइकिल की कैटेगरी में रखा गया है, और परफेक्ट साइकिल की कैटेगरी में गैसियस यानी कि जितनी भी हमारी साइकिल है उनको रखा गया है। बात समझ गए। अब बात आती है कि एज सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू द सेडिमेंट्स एंड सो बिकम द अनअवेलेबल फॉर द इमीडिएट साइकिलिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर हम बात करें कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट, यानी कि खत्म हो रहे हैं, फ्रॉम साइकिल एंड गेट लॉक्ड, यानी कि साइकिल जो है वो धीरे से आगे जाकर बंद हो जा रही है इनटू द सेडिमेंट में, एंड सो बिकम वो यानी कि दूसरे के लिए अनअवेलेबल, मतलब वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है, वो साइकिल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर, यानी कि अगर रिजर्वायर के नेचर पर हम लोग डिपेंड होकर चलें तो उसमें बात आती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द साइकिल, यानी कि दो प्रकार की साइकिल होती हैं, एक होती है गैसियस साइकिल, दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल। आप ये बात समझ पा रहे होंगे, एक होती है गैसियस साइकिल है आपकी, दूसरी आपकी सेडिमेंट्री साइकिल। बात समझ गए। गैसियस साइकिल क्या होती है उसको समझे। गैसियस साइकिल वेयर द रिजर्वायर इन द एटमॉस्फेयर इज द एटमॉस्फेयर, कहने का मतलब जहां पर हम रिजर्वायर को किसको क्या लेकर चल रहे हैं, एटमॉस्फेयर को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल की तो उसमें हम लोग अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। रिजर्वायर इज द अर्थ क्रस्ट, मतलब जहां से मिट्टी से रिलेटेड यानी कि बात आ जाए वहां पर हमारा सेडिमेंट्री साइकिल, और जहां पर एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी
और यानी एटमॉस्फेयर जो भी हमारा वातावरण उससे रिलेटेड जब बात आए तो हम उसे गैसियस यानी कि साइकिल में यानी कि बात करके चलेंगे, उसकी कैटेगरी में रख कर चलेंगे। अब बात आती है कि हमारी गैसियस साइकिल क्या है, तो हम लोग उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे गैसियस साइकिल में हमारी यानी कि वाटर साइकिल। ठीक है, तो हमारी 3 गैसियस साइकिल है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। आप सोच रहे हैं वाटर को गैसियस साइकिल में क्यों लिया? देखिए, आप ये समझते होंगे कि जब वाटर होता है, ज्यादा धूप पड़ती है तो एवापोरेशन ज्यादा होता है। आप खाना बनाते हो, पानी को गर्म करते हो, ठीक है, पानी को गर्म करते हो, एवापोरेशन होता है। तो पानी जो एवापोरेट हो रहा है गैसियस मीडियम में हो रहा है, तो इसको यानी कि गैस के मीडियम में ही रखकर हम लोग चलेंगे। तो वाटर साइकिल की अगर बात करें तो हम लोग यानी कि जो वाटर साइकिल है उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिक। ठीक है, वाटर इज एन इसेंशियल important ecological factor determines the structure and the function of the ecosystem। यानी कि वाटर जो है, देखो आप ये सब कुछ जानते हैं कि बिना वाटर के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर पानी नहीं है तो हर एक लिविंग बीइंग खत्म हो जाएगा। तो वाटर क्या एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, मतलब परिस्थितिकी का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, डिटरमाइन जो करता है स्ट्रक्चर की हमारी इकोसिस्टम किस तरीके से बैलेंस वे में रहेगा। आप ये देखते हैं कि नदी के किनारे कुछ इकोसिस्टम अलग होता है, आप जंगल में कुछ जाएंगे कुछ और इकोसिस्टम होता है, आप यानी कि डिजर्ट में जाएंगे तो इकोसिस्टम कुछ और देखने को मिलता है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका इकोसिस्टम यानी कि थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, cycling cycling of all the nutrients is dependent upon water as it provides their transportation during the various steps। कहने का मतलब जो यानी कि साइकिलिंग है किसका, all the other nutrients, जितने भी nutrients हैं अदर, ठीक है, इज आल्सो डिपेंडेंट, वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, वाटर के ऊपर। एज इट प्रोवाइड यानी कि प्रोवाइड क्या करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द वेरियस स्टेप। आप ये देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसे यानी कि आपको साइकिल देखने को मिलती हैं जो यानी कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कौन है, खाली वाटर है। जैसे आप बात करें कार्बन साइकिल भी, या मतलब आप नाइट्रोजन साइकिल भी, उसमें भी वो किसके द्वारा यानी कि आ रहा है एक्चुअल में, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर बात करें, जैसे मेरे अंदर यानी कि मैंने कुछ खाना खाया तो हमारी नसों में जो यानी कि ब्लड दौड़ रहा है उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बहुत ना थोड़ी बहुत किसकी मिलेगी, ब्लड की। ब्लड सॉरी, हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर भी वाटर पाया जाता है। तो वाटर क्या कर रहा है, एक किस्म से यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम यानी कि यहाँ पर काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन एक यानी कि एक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि व्हीकल की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो एक साइकिलिंग प्रोसीजर में जो काम कर रहा है उसे हम लोग वाटर कहेंगे। जैसे आप कोई मेडिसिन लीजिए, उसके साथ आप पानी लेते हैं, क्यों, उसको कोलाइडल स्टेट में लाकर वो हर जगह पहुंचा सके। तो वाटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, उसे यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, उसे हर जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट मीडियम, यानी कि एक सॉल्वेंट मीडियम की काम करता है। सॉल्वेंट मीडियम मैंने जैसा भी दवाई का यानी कि एक एग्जांपल लिया, आपने एक टैबलेट ली, उसको क्या किया, आपने पानी में घोला और घोल के उसमें यानी कि घुल गया, मतलब जो टैबलेट थी उसमें घुल गया। अब टैबलेट को आप नहीं पा सकते, जो घुल जाए उसे कहते हैं यानी कि सॉल्यूट, और जो जिसमें घुल जाए उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यानी कि वाटर क्या था, उसमें घुला ना, तो मतलब सॉल्वेंट बोलेंगे। मतलब यानी कि सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है जो फॉर देयर अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या करता है, एक मीडियम की तरह यानी कि बिहेव करता है, उसमें यानी कि एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसको अपटेक के लिए काम करता है। ये सभी चीजें रिलेट करके चल रही है हमारी किससे, वाटर से। एक साइकिल प्रोसीजर में बात कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इन द अर्थ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हमारी धरती के अंदर आप देखिए बहुत यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि हाइड्रोलॉजी यानी कि साइकिल देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कंटिन्यूअस सर्कुलेशन, यानी कि धरती के अंदर वाटर का यानी कि सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर सिस्टम, एटमॉस्फेयर सिस्टम विच इज ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी, यानी कि जो एटमॉस्फेयर सिस्टम है, एटमॉस्फेरिक जो सिस्टम है उसमें देखने को मिलता है ये किससे यानी कि ड्राइव इन हो रहा है, सोलर एनर्जी के द्वारा। तो आप ये बात देखिएगा, एटमॉस्फेयर आप जैसे मतलब आप वातावरण की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, उसमें होता है क्या, सोलर एनर्जी जो है, सोलर की एनर्जी मतलब सूर्य की जो एनर्जी है किसके द्वारा आ रही है, एटमॉस्फेयर गैसेस के द्वारा यानी कि आ रही है वो। ठीक है, मतलब उसमें दिखाई पड़ रही है। आप बाहर धूप में खड़े हो जाइए, आप गैस ले रहे हैं, गैस मिल रही है, आप एनर्जी ले रहे हैं, ये एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पर उसी चीज को यानी कि समझ के चलिए, जैसे उसने बोला हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम विच इज ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी। यानी कि जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है वो कंटिन्यूस सर्कुलेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, वाटर का, किसके अंदर, यानी कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में। आप देखते होंगे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो मान लो समुद्र में पानी क्या है, समुद्र में सारा पानी है, उसमें क्या हुआ, एवापोरेशन हुआ। एवापोरेशन में यानी कि किसकी जरूरत पड़ी, किसकी यानी कि कहां से एनर्जी की जरूरत पड़ी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहां से आ रही है, सूर्य से आ रही है, मतलब इसेंशियल एनर्जी हमें सूर्य से मिल रही है। उसके द्वारा क्या देखने को, वाटर जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, कहां से,
नीचे से ऊपर की तरफ, और उसमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप देखिए कि ये मान लो समुद्र है या मतलब नदी है, यहाँ से क्या हुआ, ये वाटर जो है कलेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ द यहाँ पर वाटर है, और फिर क्या होगा, एवोपरेशन के द्वारा ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये एवोपरेशन कंडीशन कहाँ से क्यों एवोपरेट हो रहा है, क्योंकि सन की एनर्जी जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कम्स नियर टू द surface of the water and then it evaporate our water and then after at the some height it converted in the condensation, यानी कि कुछ मोटी मोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है वो सब। कंडेंसेशन होने के बाद जब ये हैवी क्लाउड में कन्वर्ट होता है तो हमारा क्या देखने को मिलता है, वो प्रेसिपिटेशन, मतलब जब यार ये सफेद क्लाउड जो होते हैं ये धीरे धीरे और कंडेंस हो जाते हैं, ज्यादा यानी कि मात्रा में इनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा डेंसिटी होने के कारण ये क्या करता है, नीचे की तरफ पानी बरसा देता है, वो पानी नीचे आता है। उसी के तरीके हमें देखने को मिलता है, एक साइकिल देखने को मिल रही है कि कैसे साइकिल देखने को मिल रही है, क्योंकि पानी था कहां पर, समुद्र में या नदी में या झील में, ठीक है, उससे होने के बाद क्या हुआ कि एवोपरेशन हुआ, एवोपरेशन के द्वारा ऊपर गया वो, ठीक है, एवोपरेशन के द्वारा वो ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया, कंडेंसेशन किया। कंडेंसेशन कंडेंसेशन मतलब ज्यादा घना हो गया बादल, और बादल जब ऊपर रुक नहीं पाया तो ऊपर से वो छोटी छोटी जब जैसे यानी कि बादल फटने लगा, या मतलब टूटा बादल या जो भी है, ठंडा होने के बाद उसका घनत्व नहीं रुक पाया उतनी हवा में, तो धीरे धीरे नीचे बूंदों की तरह वो गिरा, और उसको हम बोले प्रेसिपिटेशन, या मतलब प्रेसिपिटेशन में इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं बर्फबारी होती है, कहीं पर पानी बरसता है, तो दोनों ही केस में यानी कि प्रेसिपिटेशन की कंडीशन ली जाती है। आपके यहाँ मान लो पानी बरसता है तो उसको भी प्रेसिपिटेशन की कंडीशन में लेंगे, अगर आपके यहाँ बर्फ बरती है तो भी उसको प्रेसिपिटेशन की कंडीशन में लेंगे। ये तो ये प्रोसीजर हो गया, यानी कि हमने देखा जो ये प्रेसिपिटेशन, और यानी कि एक पूरा साइकिल देखने को मिला, एक साइकिल देखने को मिला जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि यानी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, पानी कलेक्ट है, फिर उसके बाद एवोपरेशन हुआ, एवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर दोबारा से पानी कलेक्ट हो गया उसी समुद्र में आकर या झील में आकर, किसी झील में तो भी एनीवे। ये तो बात थी खाली एक साइकिल की। अब दूसरी साइकिल क्या है, मान लो सपोज करो ये कभी क्या हुआ, ये आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये यानी कि पहाड़ों पर जाकर जम गया। पहाड़ों पर जम गया, जब मान लो ढेर धूप पड़ेगी, वहां पर धूप पड़ेगी या मतलब यानी कि सन की लाइट आएगी, तो देखने को क्या मिलेगा, वो धीरे धीरे नीचे यानी कि पिघल कर, या मतलब यानी कि वो यानी कि मेल्ट होके नीचे की तरफ यानी कि नदियों में कन्वर्ट होके फिर से यानी कि धरती पर होते हुए फिर से समुद्र में मिलेगा, और फिर वही प्रोसीजर देखने को मिलेगा, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड द प्रेसिपिटेशन। ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वाटर साइकिल के बारे में। अब बात आती है कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल एक इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। कार्बन इज द मेजर constituents of the atmosphere as compared to the oxygen and the nitrogen। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर यानी कि हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे लगभग 21% देखने को मिलता है, नाइट्रोजन लगभग यानी कि 78% हमें देखने को, 78% हमने नाइट्रोजन देखने, 78% हाँ, 78% हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 21% हमें यानी कि ऑक्सीजन देखने को मिलता है, और बहुत ही यानी कि 1 पॉइंट समथिंग यानी कि हमें कार्बन देखने को मिलता है, नहीं 0 पॉइंट समथिंग कार्बन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल है। लेकिन फिर भी विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर कार्बन ना हो तो जो हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज अ वाइटल फॉर द प्रोडक्शन। यानी कि क्यों, किसके लिए, यानी कि एक वाइटल रोल है किसके, प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो यानी कि थ्रू द यानी कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स में जो कन्वर्ट होता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो यानी कि बनता है, वो जिसको हम लोग खाकर यानी अपनी बॉडी को सस्टेन रख सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा अगर ये कार्बन ना हो, तो हम अपनी बॉडी को सस्टेन नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि कार्बन भी जरूरी है। अब ये मत सोच लेना कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए तो भैया आप फैक्ट्रियां लगा दो, मार धुआं धुआं धंगाड़ कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए। मतलब हर चीज बैलेंस वे में अच्छी लगती है। It is element that anchors all the organic substances from coal and oil to DNA। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यह एक प्रकार का एलिमेंट है जो एंकर की तरह काम करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जिसमें हम बात कर सकते हैं, जिसमें कोल में भी पाया जाता है, डीएनए में भी पाया जाता है, ठीक है, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, उसको समझ सकते हैं। द कंपाउंड दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो यानी कि डीएनए होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब यानी कि पुरखों से जो चलती आती है, ठीक है, कि किस पुरखों से आप आए हो। ये बात है हमारी कार्बन साइकिल की, जो मैंने पहले भी बात करी थी, अब दोबारा से फिर से बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है कार्बन साइकिल को समझ सकते हैं। बताया था मैंने, दोबारा नहीं बताऊंगा। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ, अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, तो हमें किस में देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में देखने को मिलता है। कार्बन
साइकिल इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ द कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो कार्बन है, कार्बन साइकिल है, वो इन्वॉल्व करके चलता है कंटिन्यूअस एक्सचेंज, किसका? कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ द कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कार्बन है वो किसको इन्वॉल्व करके चलता है, एक मिनट, कार्बन जो है वो किसको इन्वॉल्व करके चलता है, एक्सचेंज किसका, कार्बन का, किसमें? एटमॉस्फेयर में एंड उसके ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। कार्बन फॉर्म्स एटमॉस्फेयर मूव्स टू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड देन टू एनिमल। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में होता है और फिर यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो प्लांट्स में आता है, जिसमें यानी कि कार्बोहाइड्रेट जमा करता है पेड़ों के अंदर, और फिर आदमी जब उसे खाता है तो वो कहाँ आ जाता है, एनिमल के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया है जिससे यानी कि मैंने बताया जो by the process of the respiration and the decomposition of the dead organic matters, it returns back to the atmosphere. It is usually a short term cycle. सिंपल तरीका अगर बोलूं, देखिए, आपको सन से यानी कि एनर्जी मिल रही है, आदमियों से या रेस्पिरेशन से या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पौधे को मिला, उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जनरेट किया, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स को जनरेट किया और अपने अंदर जमा लिया। आदमी ने क्या किया, उसके फल या सब्जी जो भी खाया, या मतलब उसके पत्तियों को खाया, खाने के बाद क्या किया, उसके अपने अंदर यानी कि ग्लूकोज को जनरेट कर लिया। क्या होगा, आदमी अपना मल त्यागेगा या अपने आप डेड ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका यानी कि डिकम्पोजिशन प्रक्रिया के द्वारा ये मैटर जो है बैक टू एनवायरमेंट में मिल जाएगा दोबारा से, या ऐसा हो सकता है कि पौधा ही यानी कि डिकम्पोज हो जाए डिकम्पोजर्स के द्वारा और फिर से एनवायरमेंट में मिल जाए। एक एक साइकिल है जिसमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि एक प्रोसीजर चल रहा है, यानी कि बैक टू बैक कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, समझ गए होंगे। some carbon also enters a long term cycle. It accumulates as an decomposed organic matters in the peaty layers of the marshy soils or as insoluble carbonates in the bottom, the sediments of the aquatic system, which takes a long time to be released। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि some carbons मतलब कुछ कार्बन ऐसे हैं, some carbons also enters a long term cycle, यानी कि कुछ कार्बन ऐसे हैं जो इंटर करते हैं लॉन्ग टर्म साइकिल में, ठीक है। कुछ कार्बन से होते हैं लॉन्ग टर्म साइकिल में चलते हैं, मतलब जल्दी एग्जॉस्टेबल नहीं होते हैं। इट एक्युमुलेट्स एज एन डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक, यानी कि ए अनडिकम्पोज्ड, मतलब इनको जल्दी डिकम्पोज नहीं किया जाता है। मैटर इन द पीटी मार्सी, यानी कि कुछ ऐसी दलदली जगह आपको देखने को मिलती हैं, और द यानी कि अनसोल्यूबल कार्बोनेट्स इन द बॉटम सेडिमेंट्स एक्वाटिक सिस्टम्स विच टेक a long time to release, बहुत यानी कि लंबा समय लेते हैं उनको रिलीज करने में। In deep oceans such as carbon can remain buried for a million of years till geological movement may lift these rocks above the sea level। कहने का मतलब यहाँ पर ये बहुत ही यानी कि गहरे सागर में अगर हम बात करें तो कार्बन जो है उसको रिमेंड बरीड दोबारा से यानी कि आपने देखा होगा कि उनको रिमेंड किया गया है, बरीड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, जियोलॉजिकल मूवमेंट मे लिफ्ट दीज रॉक्स अबव द सी लेवल। यानी कि अब सी लेवल से ऊपर आप देखते हैं या सी के अंदर आप देखते हैं, आपको एक चीज देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसी रॉक्स हैं जहां पर कार्बन के कंपोनेंट्स यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर से पाए गए हैं, मतलब वहां पर देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर अवेलेबिलिटी है किसकी, कार्बन की। दीज रॉक्स में बी एक्सपोज्ड टू इरोजन, यानी कि ये जो रॉक्स हैं इरोजन के द्वारा एक्सपोज की गई हैं, रिलीज करती हैं, रिलीजिंग देयर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स एंड यानी कि बाइकार्बोनेट्स इनटू द स्ट्रीम एंड द रिवर्स, यानी कि किसमें, धारा में और यानी कि अपनी यानी कि रिवर के अंदर। अब फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल सच एज जिसमें कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अकार्बनिक, ठीक है, सॉरी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड्स है डेट वर बरीड, इनको अगर डेट वर बरीड बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज एंड वर सब्सटेंशियली ट्रांसफॉर्म्ड बाय टाइम एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस इनटू द फॉसिल फ्यूल। क्या हुआ, बहुत समय पहले इनको बरीड किया गया, इनको डिकम्पोज नहीं हो पाया और ऐसा समय आया कि पूरा लिक्विड फॉर्म में, या मतलब यानी कि एक फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होकर आ गया। जैसे पेट्रोल में दबे हुए यानी कि जीवाश्म जो है वो हमें मिले हैं, वो कन्वर्ट हो गए डायरेक्ट इसमें फॉसिल फ्यूल में, डिकम्पोज नहीं हुआ, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। ये सभी कार्बन की ही बात करेंगे, ठीक है। व्हेन दे आर बर्न्ड, यानी कि जब इनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, द कार्बन स्टोर्ड इन देम एंड इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनको जलाया जाता है, व्हेन दे आर बर्न्ड,
जब इनको यानी कि जलाया जाता है तो कार्बन जो है स्टोर्ड हो जाता है किसमें, इन्हीं के अंदर, एंड रिलीज हो जाता है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर में, अपने एटमॉस्फेयर में दोबारा से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेता है। अब बात आती है नाइट्रोजन साइकिल की। ये एक बड़ी साइकिल है जिसको हम लोग यानी कि कुछ ही नजर यानी कि कुछ ही अंदाजों में मैं आपको बता के चलूंगा। देखिए, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल इंपोर्टेंट ऑफ द प्रोटीन यानी कि नाइट्रोजन जो है, आप अगर नाइट्रोजन की बात करें ज्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो यानी कि गैस है, नाइट्रोजन साइकिल या कंपाउंड है जो भी है, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन एंड इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है प्रोटीन का, पहली बात तो ये, एंड बेसिक यानी कि बिल्डिंग, कहते हैं किसी चीज को बिल्डिंग यानी कि टिश्यूज को बनाने में, लिविंग टिश्यूज को उनको ब्लॉक ना हो उनको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की। इट कंस्टिट्यूएट्स नियरली लगभग 16% ऑफ बाई वेट ऑफ द प्रोटीन, यानी कि वेट ऑफ ऑल द प्रोटीन, यानी किसी भी प्रोटीन को आप यानी कि वेट करें तो उसके अंदर 16% आपको यानी कि नाइट्रोजन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन जो साइकिल है वो कैसे वर्क करती है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में पाई जाती है। होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनको जरूरत होती है इस चीज की, प्लांट्स को कहते नहीं है, आप एनपीके डाल दीजिए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये गैस डालते हैं तो एक खाद वगैरह डालते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलता होगा। यहाँ पर देखिए, आप एक बात समझ में आ रही होगी कि हुआ क्या कि लाइटनिंग जब हुई तो वहां से भी हमें यानी कि क्या देखने को मिलता है, ये चीजें जो है आगे इस तरीके से बताई गई हैं, मैं यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा बता रहा हूँ। देखिए, प्लांट्स है यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, ठीक है, प्लांट से एसिमिलेशन हो रहा है उसकी रूट्स के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लांट्स है, उसके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है लिविंग करने किसमें, लेग्यूम या नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। डिकम्पोजर्स है, ये क्या कर रहे हैं, एरोबिक एंड द एनारोबिक बैक्टीरिया जो यानी फंजाई वगैरह है, ठीक है। इस चित्र को मैं दोबारा से बताऊंगा, पहले उससे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देर इज एन एग्जॉस्टेबल सप्लाई ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर बट द एसेंशियल form cannot be used directly by the most of the living organism. Nitrogen need to be fixed. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देर इज एन इनएग्जॉस्टेबल, कहते हैं एक एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट हो जाए समय के अनुसार, मतलब खत्म हो जाए, ध्वस्त हो जाए। और ये जो एग्जॉस्ट यानी नाइट्रोजन की जो सप्लाई है वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, कहां पर, इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये बनी ही रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। बट द एलिमेंट, जो एलिमेंट है फ्रॉम कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, ये जो एलिमेंट है इनको डायरेक्टली यूज नहीं किया सकता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, यानी कि उसको फिक्स करने की जरूरत होती है, डेट कन्वर्टेड टू अमोनिया, जो यानी कि कन्वर्टेड हो जाते हैं किसमें, अमोनिया में या नाइट्रेट्स में, ठीक है, या नाइट्राइट्स में, ठीक है। बिफोर इट कैन बी टेकन अप प्लांट्स, जैसे ही यानी कि प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है जमीन के द्वारा, जैसे जमीन में आपने कोई खाद डाली नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के कंपोनेंट डाला है, प्लांट्स के यानी कि ये लिया जाएगा और बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे और फिर उससे यानी कि प्लांट्स अपनी तरफ लेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन एन अर्थ इज अकम्प्लिश्ड इन 3 डिफरेंट वेज, यानी कि 3 डिफरेंट वेज में यानी कि इनको अकम्प्लिश किया जाता है। पहला क्या है, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलता है, ये देखिए मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है। फिक्सेशन मतलब यानी कि उनको छोटे छोटे माइनर पार्टिकल में डिकम्पोज करना, जिसके बाद प्लांट्स उसे लेगा, प्लांट्स जब अपने अंदर उसे यानी कि मेटाबोलाइज कर लेगा, फिर उसके बाद यानी कि क्या करेगा, ये चीजें आदमी के द्वारा मेटाबोलाइज की जाएंगी। तो यहाँ पर कौन कौन उसे यानी कि फिक्स कर रहे हैं, पहले केस में अगर देखा जाए तो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीली और हरी एल्गी जो देखने को मिलती है। भाई मैन के द्वारा, मैन भी यानी कि क्या करता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के द्वारा, यानी कि इसे क्या करता है, जैसे फर्टिलाइजर हो गया या फैक्ट्रीज हो गया, उनके द्वारा यानी कि ये बनाई जाती है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, टू ए लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन सच एज, जैसे मैं अगर बात करूं थंडर एंड द लाइटनिंग, लाइटनिंग के द्वारा भी और थंडरिंग के द्वारा भी ये देखने को मिलता है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन through the industrial process has far exceed to the amount fixed by the natural cycle। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि
जो नाइट्रोजन साइकिल है यानी कि अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन है उसको फिक्स किया गया है मैन के द्वारा थ्रू यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा हैज फॉर यानी कि एक्सीड करता है द अमाउंट ऑफ एन अमाउंट फिक्स्ड बाय द नेचुरल गैस। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन हैज बिकम अ पॉल्यूटेंट्स व्हिच कैन बी डिसरप्टेड द बैलेंस ऑफ द नाइट्रोजन। अगर इसके परिणाम स्वरूप में देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है एक यानी कि नाइट्रोजन हैज ए पॉल्यूटेंट विच यानी कि एक पॉल्यूटेंट्स में भी यानी कन्वर्ट हो सकती है जो यानी कि डिसरप्ट कर सकती है बैलेंस ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो बैलेंस है उसको डिसरप्ट कर सकती है, मतलब उसको बैलेंस वे में नहीं रख सकती है। इट में लीड टू एसिड रेन यानी कि कभी कभी एसिड रेन जो होती है उसमें भी यानी कि नाइट्रोजन का ही यानी कि वर्चस्व या बोलबाला देखने को मिलता है। यूट्रोफिकेशन एंड द हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स यानी कि यूट्रोफिकेशन जो प्रक्रिया है उसके अंदर हार्मफुल यानी कि एल्गी ब्लूम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी चीजें हैं नाइट्रोजन सर्किल के बारे में जिसको मैंने अभी पीछे यानी कि एक इमेज के द्वारा बताने की कोशिश करी थी। ये इमेज आपको बता रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है। नाइट्रोजन अगर लाइटनिंग के द्वारा देखें तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है, ये फिक्सिंग की जा रही है, ठीक है, डीऑक्सीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, जो कन्वर्ट हो रही है नाइट्रेट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यही नाइट्रोजन जो है आगे कहाँ यानी कि ये जो नाइट्रोजन है ये इस डायरेक्शन में भी जा रही है। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा यानी कि उसे नाइट्रीफाइड करके एटमॉस्फेयर में यानी कि नाइट्रोजन के द्वारा N2 के द्वारा यानी कि उसे रिलीज कर दिया गया। दूसरी कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि जो एसिमिलेशन प्रक्रिया जो है उसमें क्या पेड़ जो है पौधा जिसको यानी कि जड़ों को जो जरूरत पड़ी उसने उससे ले लिया। कभी कभी क्या होता है ये जो यानी कि जड़ों में यानी कि मिला उससे हमें यानी कि मशरूम या ऐसी कोई डिकम्पोजस प्रक्रिया के द्वारा हमें यानी कि बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा हमें यानी कि मशरूम या क्या बोलते हैं अदर यानी कि जो अर्थ से निकले हुए डिकम्पोजर्स प्लांट्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है, यही नाइट्रोजन जो है एक प्लांट के द्वारा सीधा यानी कि किसी एनिमल या मैमल्स में आ सकती है। मैमल ने क्या किया उस चीज को यानी कि या डिकम्पोज हो गया या मतलब उसने यानी कि अपना मल पदार्थ छोड़ा, उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स ने फिर से एक नई साइकिल में कन्वर्ट कर दिया जहां पर यानी हमें डिकम्पोजर से नया यानी कि हमें नया प्लांट देखने को मिला जो यानी कि डिकम्पोजर्स प्लांट्स भी कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि कभी कभी ये भी देखने को मिलती है जो NO2 जो था यहाँ आया, इसमें यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो यानी कि बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसमें हम बात करें यानी कि लेग्यूम रूट्स न्यूडल्स वो कन्वर्ट करेंगे और यानी कि पेड़ के द्वारा यहाँ पर मिल जाएगा। अगले तरफ अगर बात करें तो सिमिलरली यहाँ पर भी अमोनिफिकेशन देखने को मिलता है। ये प्रोसीजर चलता रहता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से वर्क करती है। तो इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें अपने बुक से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।